वैसे भी आज एक वातावरण बना हुआ है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र लोकतंत्र है। अंग्रेजी में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और मैंने जो इसका बहुत अध्ययन चिंतन के बाद ये इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी जो निकाला कि एन साइलेंट है डेमोक्रेसी में। एक एन है वो साइलेंट है। समझ में आया? डेमो के बाद एन जोड़ दीजिएगा और वो साइलेंट है। इसमें विशेष बात है कि लिखने में भी साइलेंट है। तो इसमें मैं पहले, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी भूत बाहर ना निकले तब तक राजतंत्र समझ में आएगा ही नहीं। एक बेसिक बात है जहां वर्तमान, क्योंकि फिर मैं वर्तमान तंत्र का कुछ कमी निकालूंगा तो आप कहेंगे कि दूसरे प्रकार की डेमोक्रेसी है, तीसरे प्रकार की है। बेसिकली डेमोक्रेसी जो है उसको कहते हैं जहां प्रजा अपने शासक को निर्णय करते हैं। तो मैं समझता हूं यहाँ जो बैठे हैं सब बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शासक के लक्षण क्या होते आप जानते हैं? वोट तो सबने दिया होगा या किसी ने नहीं दिया? मैंने तो नहीं दिया कभी। ठीक है, एक मेरे साथी मिल गए मेरे पार्टी के। हाँ, आपको तो अभी मिला नहीं होगा वोट। बात उनकी है जिनको वोट देने का अधिकार है। अच्छा, आपका तो ठीक है। तो जो वोट देते हैं उनका मेरा प्रश्न है कि जो आपके शासक होना चाहिए उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। मुझे जो दिखता है एक ही क्वालिटी जिसको मीडिया ने बहुत अच्छा बताया, वो सोशल मीडिया हो या रेगुलर मीडिया हो। आज की जो तंत्र है उसमें क्या होता है, बिना पैसे लगाए चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। मेरे से कई बार चर्चा होती भ्रष्टाचार को लेकर। पहली बात, बिना पैसे लगाए चुनाव नहीं लड़ा जाता है। एक आध अपवाद छोड़ दिए, उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। जो पैसे लगाता है या तो अपना लगाता है या किसी और का लगते हैं। और जो पैसे लगते हैं जीत भी सकता है, हार भी सकता है। इसका मतलब जब जीता तो वो 4 बार, क्योंकि 4 पार्टी लड़ती है, 3 लड़ती है, उसकी चांस उतना ही है। उतना तो कम से कम उनको कमाना पड़ेगा जो इन्वेस्ट किया, नहीं तो अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कई पार्टियों को देखते हैं ना, 4 बार चुनाव लड़े, जीते नहीं, उसके बाद भी चुनाव लड़ते हैं। यानी इतना तो आपके पास आर्थिक ताकत चाहिए। मैं कोई बाहर की जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, जो आप सब जानते हैं। मैं उनको केवल स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जीता है उनकी दृष्टि जो इन्वेस्ट किया उसको प्रॉफिट सहित देना है, और इसके बिना गुजारा नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके बिना भी चल सकता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो इस स्थिति में क्या कोई देश की सेवा कर सकता है? और मान लो उसके बाद भी किसी ने हिम्मत किया, तो इनको खरीदना बहुत सरल है। एक तरफ हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर वंश परंपरा से चलती है और उनके पास इतने साधन हैं, किसी को भी खरीद सकते हैं। और हमारा शासन तंत्र चुनाव से चलता है। अब मेरी प्रश्न है कि जैसे शासन तंत्र प्रजा के लिए है, वैसे प्रोडक्शन जो विभाग है और मार्केटिंग जो विभाग है वो किसके लिए है? वो भी प्रजा के लिए है ना। यदि ऐसा है तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर को भी आपको चुनाव से करना होगा। प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन तीनों जगह या तो लोकतंत्र हो या तीनों जगह राजतंत्र, यानी वंश परंपरा से चले, तब जाके बैलेंस संभव है। अब एक तरफ तो इतना मजबूत है वो सेक्टर कॉर्पोरेट जिनके पास अथाह संपत्ति है, और इनकी तो एक बार टांग खींचो तो नीचे गिर गया।
तो वो इस सेक्टर को कैसे कंट्रोल में रखेगा? तो इसमें बेसिक फ्लॉ है, जो लोकतंत्र वर्तमान रूप में जो चल रहा है इसमें बेसिक फ्लॉ है। इसके लिए एक सही तंत्र को हमें निकालना होगा और वो लोकतंत्र से नहीं निकल सकता, और वो है राजतंत्र। हमारा जो राजतंत्र है वो हम जनपदीय राजतंत्र कह सकते हैं, जनपदीय शासन व्यवस्था कह सकते हैं। यहाँ शासन की व्यवस्था जनपद तक सीमित था। एक एक जनपद का एक राजा, उसका शासन उसी जनपद के अंदर सीमित था। मैं पहले जनपद की आंतरिक व्यवस्था की चर्चा करूंगा बहुत मोटी रूप से, बहुत थोड़ी समय है हमारे पास। तो जनपद की जो सीमा है सामान्य रूप से आज के जो जनपद जिले हैं उनसे कई दुगुना होगा, 1.5 गुना होगा। कई बड़े बड़े जनपद जैसे हमारे आंध्र के जो जनपद है जिले हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। हरियाणा में और आंध्र में दोनों में करीब 23, यानी मैं आंध्र तेलंगाना मिला हुआ, करीब 23-24 इतने जिले हैं। हरियाणा में भी उतने ही हैं। हरियाणा में लोकसभा सीट है 10 और वहाँ 42 है ना, 42 थे। यानी हरियाणा के जनपद बहुत छोटे थे, आंध्र के बहुत बड़े थे। तो आकार में इसी के बीच में कहीं ना कहीं वो जनपद का आकार हुआ होगा। और उसमें जनपद की सामान्य रूप से केंद्र में दुर्ग होता था। दुर्ग जो है वो एक किला होता था। चाणक्य ने तो बहुत विस्तार से बताया कि 3-3 किले की दीवार होते थे, बीच में खाई होता था। उसकी आकार प्रकार भी बताया। खाई खोदने पर जो मिट्टी आता है वो मिट्टी बीच में बगल में जो इकट्ठा किया जाता है ऊंचा हो जाएगा, उस ऊंचाई पे फिर दीवार खड़ा हो जाता था, फिर दीवार का हाइट और बढ़ जाता था। शत्रुओं से यानी अभेद्य इस प्रकार का एक दुर्ग होता था। उसकी चारों तरफ ग्राम होते थे। वैसे ये विषय आप रखने वाले हैं क्या कल? ठीक है। तो दुर्ग की चारों तरफ ग्राम होते थे और जनपद की सीमा में जंगल होते थे। और ग्रामों के विषय में जो बताया है इतरेतर आश्रय, यानी लोग जो है एक दूसरे पर आश्रित होकर जीते थे। जो हमारे धर्मपाल जी ने जो किताब लिखा था, हमारा बहुत ज़्यादा एक स्वावलंबी समाज था, जो हर काम एक दूसरे पे आश्रित, कहीं बाहर से आश्रित नहीं होते थे। उसी प्रकार हमारे जनपद थे, हमारे गांव थे। और गांव में ज़्यादातर कृषक होते थे अथवा शिल्पी शूद्र जो है वो होते थे। ये दोनों ही ज़्यादा, एक प्रकार से गांव सारे हमारे प्रोडक्शन सेंटर होते थे। जनपद यानी दुर्ग जो था उसमें कुछ ऐसे प्रिसाइज जो चीज़ें हैं जैसे सोने आभूषण है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वालिटी चाहिए, उस प्रकार की जो निपुणता चाहिए, वो चीज़ें बनती थी। या वो बेसिकली मार्केटिंग सेंटर्स थे। गाँव के बीच में भी कुछ, गाँव के बीच में एक बड़ा गाँव, उसके बीच में जैसे आज ब्लॉक यानी ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक, फिर तहसील, फिर जिला, इस प्रकार का जो विभाग है वो वहाँ भी देखने को मिलता है। पर व्यवस्था मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है। हो सकता है अलग अलग प्रदेश यानी वहाँ की भौगोलिक आदि स्थितियों के अनुसार वो व्यवस्था की हो, बिल्कुल अलग अलग जगह अलग अलग। और वो वहाँ स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते थे और मार्केटिंग सेंटर्स भी। ये सारी जो व्यवस्था में कौटिल्य अर्थशास्त्र और मनुस्मृति के आधार पर बता रहा हूँ। इसमें जो प्रशासन तंत्र था वो सारे उस संबंधी व्यक्ति मुख्य रूप से दुर्ग में रहते थे। राजा की जो मुख्य सेना भी दुर्ग में रहती थी। राजा होता था और राजसभा होती थी जिसमें मंत्री, सेनापति इत्यादि ये सब होते थे। एक राजपुरोहित भी होता था। राजा के लिए बताया गया है कि अपने एक पुरोहित व आचार्य किसी को नियुक्त करो और उसकी मर्यादा में रहो। जैसे गुरु शिष्य के और पुत्र पिता के अनुशासन में, शिष्य गुरु के और पुत्र पिता के अनुशासन में रहता है, वैसे ही पुरोहित के अनुशासन में रहो। तो वहाँ शब्द है मर्यादा स्थापयेद आचार्यान अमात्यान। वह मर्यादा का मतलब उनकी बात का उल्लंघन मत करो।
और साथ साथ में पुरोहित जो है उनका काम अध्ययन अध्यापन है, ब्राह्मण होने से अध्ययन अध्यापन ही था। राजा को सलाह दे सकता था, आपातकाल में उनको आदेश भी दे सकता था कि ये मत करो। एक प्रकार से वीटो पावर था। बहुत ज़्यादा पुरोहित राज्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करने वाली बात नहीं होती थी। ऐसा यदि होता तो फिर वहाँ बिगड़ जाती व्यवस्था। और साथ में अमात्य का मतलब राजा के पास रहकर राजा के सहयोग करते, जैसे सेक्रेटरी और मिनिस्टर में अंतर है। सेक्रेटरी आदेश का पालन करता है, मंत्री जो है मंत्रणा में भाग लेता है। इनके गुणों का भी वर्णन है। एक अमात्य के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, एक राजा के अंदर क्या क्या लक्षण होने चाहिए, मनुस्मृति में और अर्थशास्त्र में बहुत विस्तार से वर्णन है। उस पुस्तक में वो सब अपेंडिक्स में है। अर्थशास्त्र के लिए बुक्स वगैरह बाद में बताएंगे जी, आप बुक्स बता सकते हैं बाद में कि कौन सी बुक पढ़नी आपको दिए ये राजतंत्र में है जो अब मैं बता रहा हूँ। अर्थशास्त्र और ये सब की बात है। अर्थशास्त्र में तो है ही, जो आपको पुस्तक अच्छा आपने नहीं लिया हो, आपने यदि लिया हो, उसमें राजतंत्र के पुस्तक पे अपेंडिक्स में है। और एक कौटिल्य अर्थशास्त्र में है, मंडलयोनि प्रकरण है, उसके अंदर वो प्रकृति संपत्ति वो प्रकरण है। हाँ जी, राजा चुनता है अपनी इच्छा से। राजा की अपनी इच्छा है। राजा देखता है जो व्यक्ति मुझे सही मार्गदर्शन कर सकता है उसको चुनेगा। राजा पुरोहित इससे आवश्यक है कि कई बार राजा के सामने ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसको खुद सुलझा नहीं पाता, मंत्रिपरिषद भी सुलझा नहीं पाती, कोई बहुत योग्य विद्वान की आवश्यकता होती है। इसके लिए जी, महाजनपद जो है बाद में बने हैं, वैदिक व्यवस्था में उसका अस्तित्व नहीं है। उसके अलग साम्राज्य और चक्रवर्ती साम्राज्य आदि दूसरी व्यवस्था में बाद में बताऊंगा। यहाँ जो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति है वहाँ केवल जनपद की चर्चा है। तो जनपद के अंदर जो शासन प्रणाली है वहाँ रक्षा व्यवस्था मैंने जैसे बताया था, सभी क्षेत्रीय मिलकर करते हैं एक व्यवस्था में जिसका नेतृत्व राजा करता है। और रक्षा व्यवस्था करने के लिए मंत्रिमंडल ही होती है। और मंत्री चुनने के लिए पहले उसका परीक्षण जो अर्थशास्त्र में विधान किया है, धर्म अर्थ काम और भय, इन चारों विषयों में परीक्षा होगी। जो इन चारों विषयों में उत्तीर्ण हुआ, सफल हुआ, उसको मंत्री बनाने का विधान है। बाकी जो अमात्य के जो लक्षण बताए हैं उन सभी लक्षणों से भी जो युक्त है ऐसे व्यक्ति और इन चारों परीक्षाओं से युक्त हुआ है वो मंत्रणा में भाग ले सकता है, उनको हम मंत्री कहते हैं। और जहाँ भी कोई बात करनी हो तो ये मंत्रियों के साथ राजा मंत्रणा कर कर ही निर्णय ले सकता है। तो क्षत्रिय के प्रकरण में जैसे मैंने बताया, राजा को अप्रमत्त होकर राज्य की रक्षा करनी होगी। और राज्य की रक्षा करते समय जो अर्थशास्त्र में कुछ विशेष बातें जो बताई है, यहाँ 3 प्रकार की स्थितियां हैं। एक उत्साह, दूसरा प्रभाव और मंत्र। उत्साह है एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य से वो प्रयास कर रहा है, प्रभाव का मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम बनाकर कर रहा है, और तीसरा मंत्र, गुप्त स्ट्रैटेजी बनाकर वो कर रहा है। और इन तीनों में मंत्र सबसे बलवान है। इससे मंत्र की बहुत प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसी जगह मंत्रणा करें जहां कोई जानवर भी नहीं पहुंच सकता, जानवर में यानी पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। और मंत्रणा में जो भाग लेते हैं उनके लिए विशेष कुछ लक्षण, एक तो पहले इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो और उसके बाद कुछ उनके अंदर गुण होने चाहिए। एक तो नींद में बोलने वाला ना हो, दारू नहीं पीता हो, व्यभिचार नहीं करता हो, और जिसको अपने चेहरे के अंदर भावों को छुपाने का सामर्थ्य हो। यहां मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, दुर्योधन ने योजना बनाया था पांडवों को मरवाने का लाक्षागृह में। योजना दुर्योधन ने बनाया था, उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 चांडाल छोकरी इकट्ठी होगी,
दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। और किसी ने तो इस मंत्रणा में भाग लिया नहीं होगा। अब विदुर को पता चल गया कि कोई ऐसी योजना चल रही है, उन्होंने खड़ग को भेजा। इन चारों में गद्दारी किसने की? किसी ने बोला होगा तब तो विदुर को पता चला, और किसी को तो पता है ही नहीं। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी। कर्ण तो दुर्योधन का प्राण मित्र था, वो देख कर ही नहीं सकता। ना उसने नहीं किया, चलो वो भी हो सकता है, पर मैं कह रहा हूं उसने नहीं किया। इन चारों में से कोई एक था। शकुनी तो हर समय दुर्योधन को ऊपर उठाना चाह रहा है। एक ही हो सकता है, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण, तीनों दुर्योधन के प्रति समर्पित थे। यदि खोला होगा तो दुर्योधन ने खोला होगा, क्योंकि उसको अपने चेहरे के अंदर भाव छुपाना नहीं आया। ये जिस समय मंत्रणा करके बाहर आ रहे थे, विदुर ने देख लिया, चेहरे को देख लिया और कब कर लिया सारी बात। तो इतनी सूक्ष्मता से मंत्र की रक्षा करनी होगी। चेहरे को देखकर बात पता नहीं जी, चेहरे को देखकर कैसे क्या षड्यंत्र हर एक नहीं कर सकते, विदुर जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं। चेहरे को देखा, बड़े प्रसन्नता से सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो व्यवस्था कर रहे पांडवों को वहां भेज भी रहे हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, और चेहरे में कुछ कुटिलता युक्त प्रसन्नता थी। तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद जासूसों को भेजा, देखो वहां कुछ ना कुछ घोटाला है। फिर जासूस आके बताया कि कुछ इन्होंने इस बीच में बहुत ज्यादा ये ज्वलनशील द्रव्य है ना, घी, वसा वगैरह सारे, इनको इन्होंने खरीदा है। तो समझ में आ गया, पर पहले जो संशय गया है ना, वहीं से गया है। तो राजा जो है अपने राज्य की रक्षा और शत्रु से यानी अपने राज्य का विस्तार का मतलब दूसरे जनपद को अपने जनपद में मिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरे को अपने अधीन करे, स्वयं को स्वतंत्र रखे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति सदा बनी रहती है। इसमें व्यवस्था तो बहुत विस्तृत है। अनेक अध्यक्ष होते हैं राज्य में, विभिन्न प्रकार के जो विभाग है। कुछ तो शुल्क लेने वाले हैं, शुल्क अध्यक्ष, जो भी शहर से बाहर जाता है, माल और अंदर आता है, उसे शुल्क लिया जाएगा, मुद्रा भी दी जाएगी। मुद्राध्यक्ष जो मुद्रा को देखता है। और सूत्राध्यक्ष है, जो राज्य में टैक्स जो आता था ना, वो पैसे नहीं आते थे, वस्तु आते थे। ये पैसे टैक्स के रूप में लेने का काम अंग्रेजों ने शुरू किया था। उसी का परिणाम है बंगाल का जो भयंकर जो अकाल थे। कमी नहीं थी वस्तुओं की, पर पैसे में देने के कारण वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। उनको जितना स्टोर करना था उतना नहीं कर पाया, और हर 3 साल में एक बार फेमेन आता ही था, पर उस हिसाब से जो स्टोर करते थे वो कर नहीं पाए, तो फेमेन आ गया। तो जो वस्तु आते थे, उन वस्तुओं को एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के, जैसे जितनी भी रुई आई, तो राजा क्या करता था, एक सूत्राध्यक्ष बनाता था, जो धागा बनाने का काम करता था। वो गांव यानी अपने गांव शहर में जहां भी कुछ वृद्ध महिलाएं जिनको कोई रोजगार नहीं होती थी, उनको वहां लगाता था। वो धागा बनाती थी, उनको रोजगार मिलता था। एक तो इस प्रकार की जो आम व्यक्ति नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो प्रॉफिट पे काम करेगा, वो राजा करता था। और जो वस्त्र बने उससे वो अपनी सेना वगैरह के काम में आते थे। दूसरा, हाई क्वालिटी का जो है ना एक प्रकार से काम, वो राजा के यहाँ होता था। तो उस विद्या जो है ना, उसकी रक्षा भी होती थी। और लोग करते थे, पर राजा भी अपनी तरफ से वो करते थे, पर एक्स्ट्रा सूद खरीद कर उस सूद क्या बोलते वो रुई खरीद कर उससे सूद बनाने आदि का जो काम है ना, वो राजा नहीं कर सकता। वो व्यापार का काम है, वो वैश्य ही करेगा। अपने पास आए द्रव्यों को जो है वो कर सकते थे। उसी प्रकार नवाध्यक्ष है, राजा की अपनी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए वो गाय रखते थे,
उसी प्रकार वो खेत भी रखते थे अपने। राज परिवार बहुत बड़ा होता है, उसमें मंत्री, सेनापति, ये सब राज परिवार में आते हैं। उन सबकी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए वो अपना अलग से करते थे, जो हाई क्वालिटी भी मेंटेन होता था और उस विद्या की रक्षा भी होती थी, और उसका एक अध्यक्ष होता था। वो उस राजा के आवश्यक उत्पादन का भी काम करता था और साथ में देश में पूरी कृषि का भी वो ध्यान देता था कि कहीं अव्यवस्था हो तो उसको व्यवस्था करें। ये अध्यक्षों की व्यवस्था है। राजा का काम कभी डेवलपमेंट नहीं होता था, डेवलपमेंट राजा का काम नहीं है। राजा का काम सिर्फ सुरक्षा है। अपने देश में व्यापार कैसे बढ़े, व्यापार जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा टैक्स आएगा राजा के पास और देश भी संपन्न रहेगा। तो इसके लिए जो करना है वो करता था। जो चीज अपने राज्य में बनते हैं उन पर जो एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा होता था, ताकि बाहर से ना आवे, जिससे कि अपने देश के अंदर जो कारीगर है उनको रोजगार मिले, और जो अपने देश में आवश्यक है पर नहीं है वो बाहर से आते थे तो उनको कई बार टैक्स फ्री भी करता था। इस प्रकार अपने देश के अंदर का व्यापार बिल्कुल ठीक तरीके से चले। दूसरा, व्यापारियों से कई बार क्या होते हैं, राजा के कुछ मित्र होते हैं जिसका राजा से बहुत निकट संपर्क होता था और वो आगे जाकर व्यापारियों को तंग करते थे। समझ में आया? राजा के साथ दोस्ती का वो दुरुपयोग करते थे। और इसी प्रकार जो विभिन्न विभागों का जो अध्यक्ष है जिनको टैक्स देना पड़ता है वो भी व्यापारियों को परेशान कर सकते हैं, और रास्ते में चोर भी परेशान करते हैं। इन सब से बचाने का काम राजा का है। राजा बिल्कुल ध्यान रखे हर जगह की किसी व्यक्ति के कारण अपने देश के व्यापार प्रभावित ना हो रहा हो। अपने गुप्तचरों को ऐसा रखे कि बाकी सूचनाएं वो देते रहे, राजा के पास आते रहे। जिस तरीके से उस समस्या को दूर करना उस तरीके से उस समस्या को दूर करना। तो कुल मिला के डेवलपमेंट का काम जो ये वैश्य और शूद्र मुख्य रूप से करते थे, ये करते ही है। उसको सुरक्षित रखना, एक सीमाओं में बांधना, व्यवस्थित करना और उनसे टैक्स देना और राज्य चलाना, देश को सुरक्षित करना, ये राजा का काम है। ब्राह्मणों को बिल्कुल सम्मान उस प्रकार करो कि अपने देश में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण आवे, जिससे कि देश में विद्या ज्यादा से ज्यादा उन्नत हो। विद्या ज्यादा उन्नत हो तो राजा का क्या फायदा है? उनको योग्य व्यक्ति मिलेंगे शासन के लिए। यदि शासन में योग्य व्यक्ति नहीं मिलेंगे तो समस्या होगी। एक यहाँ क्षेत्रियों में एक स्पर्धा होती थी, मैं सबसे महावीर हूँ, मैं सबसे महावीर हूँ। महाभारत में आपको देखने को मिलता है। और वो स्पर्धा इससे होती थी कि जब व्यक्ति महावीर हो, सेना कम रखने पड़ेगा, ज्यादा सेना की आवश्यकता नहीं होती, केवल क्षत्रिय हो तो हो जाएगा। वैसे राजा के लिए पृथक सेना यानी कुछ अनार्यों को भी पैसे देकर लड़वाने की एक परंपरा हमारे यहाँ देखी जाती है और उसको प्रशंसनीय नहीं माना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्षत्रिय प्राय कहा है सेना के लिए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय हो, पृथक सैनिक ना हो, जिनको mercenaries कहते हैं अंग्रेजी में, वो ना हो, क्षत्रिय ही हो। तो इस प्रकार की सेना हो। जब सभी की सभी महावीर हो तो पृथक सेना को लाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास जो है ना कोष में पैसे बचेंगे, कोष बढ़ता जाएगा। यदि राजा अयोग्य हो तो देश की रक्षा के लिए ज्यादा सैनिक चाहिए तो आपको कोष जो है या तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, रिश्वत की व्यवस्था को उल्लंघन करना पड़ेगा, या फिर कम वेतन दोगे तो वैसे ही दुखी हो जाएंगे सारे सैनिक। वैसे तो आदर्श राज्य व्यवस्था में सभी राजा अपने अपने सीमाओं में रहते हुए अपने अपने प्रजा की रक्षा करें, अपने अपने शांति से रहे, एक सामान्य नियम है। पर एक ने भी व्यवधान किया, सारी व्यवस्था बिगड़ी।
इससे केवल आदर्श को मानकर राज्य हम चलावे तो राज्य चल ही नहीं सकता। सदा इस बात की तैयारी रखनी है कि शत्रु जो है सीधा भी युद्ध कर सकता है और कूटनीति भी कर सकता है। उस स्थिति में दोनों ही बातें राजा को आना चाहिए। कूटनीति की बात मैं कल करूंगा। मैं अभी राज्य की मोटी जो बात है कि अब समय समाप्ति की तरफ जा रहा है। राज्य की आंतरिक व्यवस्था की तो लगभग चर्चा हो गई है, विस्तार तो इसका बहुत ज़्यादा है। जो स्थानीय व्यवस्था इत्यादि ज़्यादातर जो है वो, या थोड़ा सा मैं और कहूँ, राजा का काम जो प्रजा की रक्षा है तो आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों से रक्षा करनी है। उसमें बाह्य क्षेत्रों से तो युद्ध करना है, वो भी कल, ये दोनों जो है ना मैं कल बताऊंगा। एक तो प्रजा की परस्पर ही समस्याओं से भी उनको बचाना है, जो कि जुडिशरी जिसको हम कहते हैं। जुडिशरी का दो विभाग है हमारे यहाँ, एक तो धर्मस्थीय शब्द है और दूसरा कंटक शब्द। उसको आज हम सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ कहते हैं, यही से गए हैं वो दोनों। धर्मस्थीय जो है ना वो सिविल समस्याओं की बात है, उसमें बहुत लंबी चर्चा है, व्यवस्था है, कैसे कैसे समस्याएं आती है, उसको कैसे सुलझाना है, दंड कैसे देना है। जो क्रिमिनल टाइप की समस्याएं है उसको कंटक शोधन विभाग वो उसको डील करेगा, कोई जुडिशियरी नहीं है। कंटक शोधन विभाग जो पुलिस है वही उसको निपटाएंगे। अपीलेट अथॉरिटी राजा तक है, राजा के ऊपर कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है। एक जनपद की अंदर की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वोच्च अधिकार राजा के पास है, उसके बाद और कोई रास्ता नहीं। तो ये अंदर की एक प्रकार से जुडिशरी और पुलिस आदि की बात है। तो मैं समझता हूँ इतना ठीक है, कुछ और मुझे याद आया तो मैं कल बताऊंगा। अब मैं राज्यों की आपस की व्यवस्था, आज प्रश्न या तो कल पूछे तो ठीक है, अभी समय कम है, मैं थोड़ी सी व्यवस्था एक पूरा करना चाह रहा हूँ। राज्यों की आपस की व्यवस्था है, ये तो स्पष्ट हो गया कि एक जनपद जो है वो अंतिम है। एक राजा कभी दूसरे राजा से लड़ता है, उस युद्ध में उस जनपद के राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उस जनपद को अपने अंदर मिलाने का कोई यहाँ यानी कोई परंपरा ऐसी नहीं थी। वहां उसी वंश के किसी दूसरे व्यक्ति को राजा बनाने का विधान था, जो हम रामायण और महाभारत में देखते हैं। रावण मर गया तो विभीषण को बनाया, वाली को मारा तो सुग्रीव को बनाया, और महाभारत में भी जरासंध को मारा है तो उसके पुत्र शिशुपाल को राजा बनाया। और आगे नहीं, उसके पुत्र शायद सहदेव थे, सहदेव इनका पुत्र था या शिशुपाल का था? हाँ ठीक है, यानी उनके पुत्र को बनाया। जब शिशुपाल की हत्या हुई सभा में तो उसके पुत्र को तत्काल राजा बनाया। अपने राज्य में विलीन करने का प्रयास जरासंध ने जरूर किया था। 100 जनपदों को अपने राज्य में विलीन करके बहुत बड़ा जनपद बनाने की प्रयत्न किया था, जो कि ऋषियों की मर्यादाओं से विपरीत था। इसी कारण से कृष्ण ने उसको मारा। तो जनपदों की आपस की व्यवस्थाएं है, आपस में किसी ना किसी बात को लेके इनमें झड़प तो होता ही रहता है। और इसमें प्रथम प्रयास तो संधि से होना चाहिए। एक सामान्य दृष्टि ये रहती है कि दोनों आपस में संधि करो, और संधि करने की भी व्यवस्था है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आता है, पहले जो है ना दोनों प्रतिज्ञा करते थे और वही संधि मानी जाती थी, मौखिक ही। पर बाद में जैसे जैसे बिगाड़ शुरू हो गया तो शपथ लेना शुरू किया कि मैं गंगा जल का शपथ लेता हूं। जब उसका भी लाज रखना बंद कर दिया तो आगे जो है ना कोई महापुरुष कोई होते थे, कोई बड़े सन्यासी या कुछ ऐसे व्यक्ति जिसका लाज करते थे, उनके सामने दोनों संधि करते थे, वो साक्षी होते थे, लिखित भी होता था।
जब वो भी खत्म हो गया तो आगे जो है ना प्रतिभू, यानी तो अपने बेटे को यहाँ रखा या ये चीज हमारे हाथ में दिया, कुछ जो गिरवी रखते हैं ना, उस प्रकार की भी संधि की व्यवस्था थी। यानी राजाओं की अपने शालीनता जो कहते हैं ना, उसके आधार पर संधि के नियम होते थे। संधि नहीं होती थी तो युद्ध होता था। ऐसा है, ये बिगाड़ के समय की बात है, वैदिक व्यवस्था की नहीं है, वो मैंने बताया था जी। ऐसा कन्या जो है ना, राजनैतिक निर्णय करने का एक टूल जो है ना, वो बिगड़ने के बाद बना। रामायण महाभारत में एक प्रक्रिया में दिखती नहीं। कन्या की इच्छा के अनुसार ही विवाह का यहाँ व्यवस्था है। वो तो बाद में बहुत हुआ है, इतिहास में प्रसिद्ध है, उसको हम वैदिक व्यवस्था में नहीं जाएंगे। ये टैक्टिक्स इस्लाम में भी बहुत बनती है जी। ये टैक्टिक्स प्रॉफेट मोहम्मद ने बहुत करी। हाँ, नहीं, मुसलमानों से पहले भी था। बिगाड़ जब शुरू हुआ वो तो कल करेंगे उसकी चर्चा। इन राज्यों के आपस में जो है ना, प्रजा तो उस राजा के अधीन रहता था, केवल उसी राजा का। पर राजा जो है, उनके लिए भी नियम था कि वो स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, वो एक व्यवस्था में रहेंगे, क्योंकि जनपद बहुत छोटी सी हिस्सा है। जनपदों के मध्य बहुत व्यापार होता था, बहुत व्यवहार होता था, और विवाह भी दूर के विवाह की यहाँ परंपरा थी। सामान्य रूप से राजा कभी, क्योंकि एक यानी वंश के क्षेत्रीय एक राज्य का वो रक्षा करते थे, जैसे पंचाल देश में सब पंचाल होते थे, वो अपनी जो पंचाल कन्या और बहन होती थी उसकी, उससे तो विवाह कर ही नहीं सकते। विवाह तो दूसरे जनपद से होता था, दूसरे वंश से। इस कारण से जनपदों के मध्य बहुत ज्यादा व्यवहार होता था, और जहां व्यवहार होता है वह झगड़े भी होते हैं। जनपदों के मध्य में अनेक प्रकार के विवाद भी हो सकते थे। इस विवाद के लिए आवश्यक था कि जनपदों की आपसी व्यवस्था हो, और वहां कुछ जनपदों के राजाओं के ऊपर एक महाराजा, और वो महाराजा चाहे सब मिलकर एक को बना दिया, या एक ने पहल किया कि आज से मैं महाराजा हूं, मान लो, तो बाकी मानते थे, नहीं मानते तो युद्ध होता था, युद्ध निर्णायक होता था। कुछ राजाओं के ऊपर एक महाराजा होता था, हो सकता है 10-15 राज्यों के ऊपर एक महाराजा। जब एरिया बढ़ जाता था उसको साम्राज्य कहते थे। महाभारत में कृष्ण जब युधिष्ठिर को, यानी युधिष्ठिर पूछता है, मैं राजसूय करना चाहता हूँ, मुझे बताओ भारत में कैसे कैसे राजा है, कौन कैसे है। तो उसमें जरासंध का वर्णन जब आता है तो कहता है साम्राज्य को प्राप्त किया, यानी सम्राट बन गया, यानी कुछ एक बड़े भूभाग, एक अनेक जनपदों पर वो राजा थे। और इसके आगे पूरे धरती पर जिसका राज चलता था उसको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। राजाओं की आपसी व्यवहार पर उनके ऊपर जो महाराज सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट वो अधिकारी थे। जैसे राम जी चक्रवर्ती सम्राट थे, उस समय रघुकुल का चक्रवर्ती साम्राज्य था। तो राम जी जो है किसी राजा के गलती करने पर दंड देने का अधिकारी था। वाली ने गलती की, उसको दंडित कर दिया। रावण ने गलती की, उसको दंडित कर दिया। राजा पर उसका अधिकार था, उस राज्य के अंदर प्रजा पर अधिकार नहीं था। यदि किष्किंधा के किसी प्रजा ने कुछ गड़बड़ी की, उसके लिए राम जी के पास कोई अधिकार नहीं था। किष्किंधा का जो राजा है वही उसको सुलझाएगा। इस व्यवस्था को अच्छी तरह से समझना है। चक्रवर्ती सम्राट या ऊपर की जो सम्राट और महाराज अपने अधीन राजा को दंडित करते थे, पर उस प्रजा के व्यवस्था के अंदर कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस कारण से ये बहुत डिसेंट्रलाइज्ड था, पर बहुत मजबूत भी था, कमजोर नहीं था। दोनों ही गुण इसमें थे। आज जो व्यवस्था हम देखते हैं कि इतना सेंट्रलाइज्ड है कि आम आदमी के लिए कोई बात होती नहीं। तो ये हमारी जनपदी शासन तंत्र के एक मैंने आउटलाइन बताया है। कुछ और बातें विस्तार से कल हम करेंगे। मेरे ख्याल से
पर्याप्त है? एक दो प्रश्न हो तो जरूर अभी मैं दूंगा, बाकी जी। जी जी, पेंशन पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं थी जब तक सामर्थ्य था, राज्य करता था। बाद में जो है ना, अपने वन में जाके वानप्रस्थ जीवन जीता था। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजा, रघुवंशियों के विषय में कालिदास कहता है। एक आपको धृतराष्ट्र मिलेगा, इसका गलत दाम है, जो कि उसके बाद भी घर में रहा, बहुत संकट है। वो दान देना चाहा, उसके पास पैसे नहीं थे, युधिष्ठिर ने कहा दे देंगे, भीम ने विरोध किया कि इनको मत देना, राजकोष से इनको पैसे देने का कोई विधान, बहुत चर्चा है। तो वो विधान नहीं है, राजा को अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद वानप्रस्थ जाने का ही विधान है। ठीक है, अब राज्य व्यवस्था के विषय में कुछ प्रश्न उठते हैं जिनका मैंने कल कवर नहीं किया। एक तो प्रश्न सामान्य रूप से उठता है कि राजा का ही बेटा राजा क्यों? तो पहले वहाँ उस व्यवस्था को समझना होगा। कम से कम आचार्य चाणक्य जी ने जो व्यवस्था बताई है, यदि राजा का बेटा, राजा के अनेक पुत्र हो, उनमें से जो योग्यतम है वो बने राजा। इसमें ज्येष्ठ की कल्पना नहीं है, ज्येष्ठ पुत्र राजा बने, ये कुछ वंशों में अपने वंश तक, जैसे रघुकुल है, ऐसे कुछ कुलों में उस कुल की अपनी परंपरा थी, एक जनरल बात नहीं थी। एक जनरल जो राजधर्म है, श्रेष्ठ राजा का पुत्र वो राजा बने। यदि एक ही पुत्र है तो वहाँ संकट है, एक ही पुत्र है और वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ यानी वो राजा बनने के योग्य आचार व्यवहार उसके अंदर नहीं है, तो वहाँ विकल्प दिया, या तो हो सके तो दूसरे पुत्र उत्पन्न करो, वो भी नहीं है तो पुत्र के पुत्र हो जाए, प्रतीक्षा करो। बेटा का जब बेटा हो वो योग्य बने, उसको बनाओ, नहीं तो बेटी के पुत्र को लाओ, उसको बनाओ, और सब प्रकार का प्रयत्न करो। पर किसी भी स्थिति में किसी इस शब्द का जो प्रयोग किया है, अविनीत, एक तो विनीत यानी शास्त्रानुकूल जो अभ्युदयकारी व्यवहार करता है, अविनीत व्यक्ति को कभी भी राजा ना बनाओ। इतने तो स्पष्टता है, राजा का पुत्र होने मात्र से उनको राज्य मिले अनिवार्यता नहीं है। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है, एक राजा का पुत्र है, विनीत है, योग्य है, पर उससे ज्यादा योग्य कौन है? तो उनको मिलना चाहिए अधिकार। एक राजा का पुत्र है, वो योग्य है, उसमें बहुत ज्यादा कोई कमी नहीं है, वो राज्य संभाल सकता है, पर उससे ज्यादा योग्य कोई दूसरा है जो राजा का पुत्र नहीं है। तो एक जनरल जो सेंस जो कहता है कि उसको राजपद मिलना चाहिए। वह वास्तव में राजा जो है ये स्वतंत्र है आगे के राजा को नियुक्त करने में। उनको लगता है मेरे पुत्र से कोई दूसरा ज्यादा योग्य है तो उसको वो बना सकता है, पर साथ में प्रजा की सहमति भी, यानी जिसको भी राजा बनाया प्रजा की सहमति भी आवश्यक है। रामायण से हमें मिलता है, महाराजा दशरथ राम जी को राजा बनाने से पहले अपने देश में सब जो प्रतिनिधि है उनको बुला के उनके सामने बात रखता है, फिर उनकी स्वीकृति के बाद ही वो करता है, पर अंतिम अधिकार राजा के पास था। अब यहाँ ये संकट है कि राजपद जो है अपने आप में बहुत ज्यादा एक हाई वोल्टेज वाली एक सिस्टम है, वहाँ एक बहुत ज्यादा स्पर्धा होगी, और जब राजा अगला वाला योग्यतम हो इसकी यदि हम प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए एक परीक्षा का आयोजन करना होगा। आपको जो पुस्तक मिला इसके पीछे अपेंडिक्स में राजा के जितने गुण हैं वो लंबी सूची है। इतने गुणों की परीक्षा आप कर पाएंगे पहली बार। इनमें से कई गुण ऐसे हैं कि वो टाइम फ्रेम में ही पता चलते हैं, वैसे पता नहीं चलते। और उसके बाद जब वह परीक्षा होगी तो उसमें जो भ्रष्टाचार की स्थिति क्या हो सकती है, एक दूसरे को कुछ नीचे गिराने के लिए जो प्रयत्न होता है इत्यादि, ने पूरा एक गंदा माहौल क्रिएट होगा। दूसरी बात ये, दूसरी पक्ष ये है कि यदि कोई क्षत्रिय वो राजा ना बने तो उसकी उन्नति रुकी हुई नहीं है। क्षत्रिय बिना राजा बने भी ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय की उन्नति आगे ब्राह्मण में है बनने में। इसके लिए राजा बनना कहीं अनिवार्य के रूप में नहीं लिखा है।
तो अपने कर्तव्य का पालन करे, क्षेत्रीय कर्तव्य का। श्री कृष्ण कई राजा नहीं थे, क्योंकि द्वारिका में गणतंत्र चलता था, सभी स्वतंत्र थे। जैसे महाभारत में आप देखते हैं ना, जो भी राजा आया किसी एक पक्ष में आ गया। पर द्वारिका को देखेंगे, कृष्ण जी ने युद्ध में भाग नहीं लिया, पर पांडवों के पक्ष में थे। सात्यकी पांडवों के पक्ष में लड़ा, कृतवर्मा दुर्योधन के पक्ष में लड़ा, और बलराम जी और कृष्ण के जितने पुत्र थे प्रद्युम्न वगैरह, इन्होंने युद्ध में भाग ही नहीं लिया, अपनी तीर्थ यात्रा में चले गए। एक ही द्वारिका पर सब स्वतंत्र थे, वहां ये गण व्यवस्था थी। हाँ, एक अक्षौहिणी लेकर कृतवर्मा वहां गए, अपनी जो सेना थी। सात्यकी इस तरफ, बलराम वगैरह सारे तीर्थ यात्राओं में, यानी सब अपने अपनी इच्छा के अनुसार सब स्वतंत्र थे। एक वो व्यवस्था गण व्यवस्था कहते थे। गण व्यवस्था और डेमोक्रेसी में फर्क है जो आज। जी हाँ, वहाँ गण व्यवस्था में जो क्षत्रिय थे, वो सारे जो बलवान क्षत्रिय थे, उनके साथ जो अन्य क्षत्रिय, तो उनकी सेना हो जाते थे। आम प्रजा को वोटिंग का वहाँ कोई बात नहीं थी, और सभी अपने छोटे छोटे शासन का तो काम क्षत्रिय ही करते थे। उनमें से एक क्षत्रिय लीडर बन जाता था, बाकी सब जो है एक को वो चुन लेते थे, केवल क्षत्रिय, और सामान्य प्रजा का वहाँ कोई वो नहीं था इन्वॉल्वमेंट। ये गण व्यवस्था। आज तो लोकतंत्र जो है कुछ और है। ऑलिगार्की कह सकते हैं क्या उसमें? जी, मतलब कुछ लोगों का, कुछ मुख्य लोगों का शासन ऑलिगार्की द्वारा। हाँ, मोनार्की नहीं थी, मगर ऑलिगार्की थी। हाँ हाँ हाँ, जी हाँ। ऑलिगार्की में कोई ऐसा वर्ण नहीं होता यहाँ नहीं, विशेष विस्तार से वर्णन नहीं इस बात का, पर महाभारत युद्ध में जो सब अलग है, इसमें कुछ सुनिश्चित ऐसे वर्ण है जी, इनमें से ही शासक आगे आएगा। ऑलिगार्की में ऐसा नहीं होता। अच्छा, असल में मुझे वो शब्द अंग्रेजी का, मैंने सोचा वो होगा, एक्चुअली मैं उसका अर्थ नहीं जानता हूँ ऑलिगार्की का। मोनार्की ऑलिगार्की सब यूरोपियन। ये जो श्लोक है पारमाष्टम वैराष्ट्यम, वो जो पूरा एक श्लोक है, मंत्र में हम बोलते हैं पारमाष्टम वैराष्ट्यम, उसके ऊपर काफ़ी 18 प्रकार की व्यवस्था है उसमें है। उसके ऊपर रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा था जी। इसे आप बोल रहे जनपद राज्य, एक ये राजस्व यज्ञ करके अधिराजा होता है वो जी, ये हाँ। सब इस प्रकार के 18 प्रकार की सिस्टम नहीं, वो है, वो मैंने जैसे सिस्टम हमारे भारत में। जी, मैंने कल जो संकेत किया था, एक तो महाराज कुछ राजाओं के ऊपर, एक सम्राट एक बड़े भाग में, फिर चक्रवर्ती सम्राट, इस बीच में भी मैंने कुछ मुख्य मुख्य बातें गिनाई है। मल्टी लेवल सिस्टम था ये, अधिकारी का राज्य है, जी, बहुत सारी व्यवस्था है। और एक राजा के अंदर भी ग्राम का अपना अधिपति होता था। उस लेवल में वो काफी कुछ स्वतंत्र था, काफी कुछ डिसेंट्रलाइज होता है। हाँ, मल्टी लेवल था, और अलग अलग जनपदों में इंटरनल व्यवस्था वहाँ की अनेक भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग था। अच्छा, विजय जी, हाँ, मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है। एक तो ये राजपुत्र राजा क्यों होवे, इसका मुख्य कारण ये है कि राज्य में राजा के चयन और इसकी परीक्षा के नाम में ज्यादा अव्यवस्था ना हो, इसलिए सिंप्लीफाइड एक विधान ये बताया, और उसके लिए कुछ यानी सेफ्टी फैक्टर्स भी बताए हैं कि विनीत ही वह राजा हो। एक दूसरा प्रश्न है जो कठोर दंडों को लेकर, जो चोर है उसके हाथ पैर काट दे, इस प्रकार के अनेक दंड है मनुस्मृति में भी और अन्य शास्त्रों में भी। वहाँ हमें ये समझना है कि ये दंड आज की व्यवस्था के लिए नहीं है, उस व्यवस्था में है जो बहुत ज्यादा आइडियल था। वह सामान्य रूप से कोई गलती करता नहीं था, बड़े शांति से सब सोते थे। ऐसी स्थिति में किसी ने चोरी किया तो कितना बड़ा काम किया है, सबकी अगले दिन से नींद हराम। एक तो ये यानी उसने अव्यवस्था ये की कि पूरे उस नगर में या जहां तक वो सूचना गई सब जगह नींद हराम। दूसरा, अब उस चोरी को रोकने के लिए राजा को ज्यादा सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा। ज्यादा सिक्योरिटी का मतलब ज्यादा खर्च, ज्यादा खर्च का मतलब ज्यादा टैक्स, यानी प्रजा पर अनावश्यक बोझ एक व्यापक रूप से बढ़ रहा है। यानी गलती छोटी नहीं, एक बहुत बड़ी गलती।
और कई लोगों का ये भी मत है, कुछ आजकल इस प्रकार के मत बहुत आए हैं कि दंड देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। आप कौन होते हो दंड देने वाले? लोगों को ज्ञान से सुधारो, उपदेश देके सुधारो। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप या तो दाऊद इब्राहिम को सुधार के दिखाओ, या ऐसे बहुत नाम हैं। हाँ, पाकिस्तान है और तो ये जो है स्थिति नहीं, थोड़ा सा ऐसा करे कि मैं अपना कथन तो पूरा करूं, क्योंकि नहीं तो फिर वो बनेगा नहीं। तो इसमें हमारी यहाँ व्यवस्था ज्ञान से सुधारने का पक्ष बिल्कुल हर समय खुली थी। ज्ञान से सुधार पर हमारा पूरा विश्वास था, पर ज्ञान से सुधार का ये जो है ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब तक ज्ञान से ना सुधरे तब तक उसको गलती करने दें, इसमें समाज में व्यवस्था नहीं बन सकती। अंतिम सुधार तो ज्ञान से ही हो सकता है, पर तब तक कम से कम अव्यवस्था होने से रोके। एक नंबर। दूसरी बात जो है वो उसकी प्रवृत्ति को जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। मैं अपना उदाहरण दूं, गुरुकुल में जब मैं चलाता था, अपने बच्चे आते थे, अब जब करेला की सब्जी बन गई तो बड़ा संकट। और जिस दिन करेले की सब्जी बनी तो उस दिन में दाल भी नहीं बन पाता था, कोई विकल्प नहीं था। उसके बावजूद रोटी को जो है ना करेला से यूं छुआ दिया और खाया। ये स्थिति होती थी तो फिर मुझे करना पड़ा कि भैया ऐसा है, पहले करेला खाओ बाद में रोटी खाओ। तुम अकेला रोटी खा सकता हो ना, तो पहले करेला खाओ बाद में रोटी खाओ। जबरदस्ती खिलाना पड़ता था शुरू में, और ये चलता था 3-4 बार। अगली बार वो पसंद से खाते थे। और उत्तर भारत में एक संकट है, भोजन करते समय दोनों हाथों का प्रयोग होता है। और गुरुकुल व्यवस्था चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, दक्षिण भारत में तो आजकल वहाँ भी बिगाड़ शुरू हो गया है, पर गुरुकुल व्यवस्था में कहीं भी मैंने जो कम से कम अपने जो देखा, एक ही हाथ से खाना होता है। तो बच्चे नहीं आते हैं, कहता एक ही हाथ, फिर ऑटोमेटिकली हाथ जाता है, फिर कहना पड़ता है एक हाथ को यूं पीछे कर देंगे। 4 दिन पीछे किया, खाया, 5वें दिन ठीक हो गया। कुछ चीजें जबरदस्ती कराना पड़ता है, बलपूर्वक कराना पड़ता है। आदत गंदी है, बहुत समय का है, तो आप केवल समझाते वो नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही आवश्यक है। ये तो फिजिकल लेवल के पनिशमेंट से और या पनिशमेंट जैसी आवश्यकता है। बट ऐसे अगर कोई आदत तो आजकल मानसिक लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए और कठोर से कठोर भी आप गुरुकुल में जैसे करते थे कई प्रयोग। सुबह जो नहीं उठा उनके ऊपर पानी डालने का नियम था। कुछ ऐसे होते थे, पर 1-2 बार ही करना पड़ता है। उसके बाद यानी केवल इतना करा, उनको समझाया नहीं तो बहुत बड़ी गलती होगी। उनको बहुत ज्यादा हम प्रेरणा देते थे, समझाते थे, उसके बाद जब इसकी आवश्यकता हो तो उसके एक सप्लीमेंट के रूप में इन चीजों का हम प्रयोग करते थे। वातावरण का भी परिणाम होता वो तो है, है। सब करते ही हैं, तो फिर वो उठेंगे, कभी ना कभी उनको सेट होना ही है। वो तो है, वो खुद भी वो अपने आप को डाल, पर शुरू में संकट होता है। वहाँ थोड़ा सा उनको ये सहयोग एक प्रकार से हम दे रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि जुडिशियल सिस्टम ऐसा अलग से था नहीं जी, वो रॉन्ग कन्विक्शंस या कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइम्स ना हो, जैसे सेल्फ डिफेंस में किसी को अटैक है ऐसे, या जो भी वैसी वो चीजें सारे जो है वो प्रावधान हमारी जुडिशियल सिस्टम अलग से नहीं का मतलब कानून नहीं था, ऐसा नहीं। आज पुलिस और जुडिशरी अलग अलग है। पुलिस पकड़ता है, निर्णय जुडिशरी करता है, या पुलिस को ही जुडिशियरी अथॉरिटी थी। कंटक शोधन अधिकारी स्वयं दंडित करता था, किसी के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलेट जो है ना, फिर वो राजा या ऊपर के अधिकारी होते थे। तो लॉयर्स ऐसे कोई नहीं होते ना बिल्कुल। तो फिर इंडिविजुअल बायसेस को लेकिन करने का क्या सिस्टम है? वो स्वयं ही, यानी एक तो 2 विभाग, एक धर्मस्थली और एक कंटक शोधन। वो जो भी कुछ अपनी बात को कंटक शोधन अधिकारी को कहता था कि ये बात है, वो दोनों बातों को सुनता था। लायक की आवश्यकता कहाँ से आ गई? और उसमें लायक की आवश्यकता तो बिगाड़ने के लिए है। उसमें ये भी था कि अभी प्रॉब्लम लॉयर का यहाँ आता है कि एक कहीं कर्नाटका में कुछ हुआ रहेगा और दिल्ली में बैठ के कोई जज कुछ बता रहा है, तो
उधर आप पर्सनली भी जानते थे कई क्या पहले तो ये प्रोसीजर्स इतनी बड़ी जो बनाई है ना, पहले ऐसे नहीं थे। प्रोसीजर्स पहले भी थे पर इतने लंबी नहीं थे, और क्योंकि व्यक्ति एक ही था तो बड़े जल्दी बड़े वस्तुस्थिति को जानता था। पुलिस जानती है सारी स्थिति, पुलिस को पता है किसने क्या किया। वो सही पक्ष ना दे बात अलग है, पर जानकारी पुलिस को बिल्कुल होती है आज की स्थिति में। पर निर्णय देता है जज, जो अपने कमरे में बैठा हुआ, जिसका वस्तुस्थिति से कोई संबंध नहीं। ये व्यवस्था हमारी नहीं। उसमें जो कानून मतलब जो भी एक राजा अगर कोई निर्णय लेता है वो कैसे शास्त्रार्थ का जो उसमें अध्ययन किया है उसके नहीं, कानून तो ब्राह्मण बनाते थे। कानून जो है एक तो ऋषियों की परंपरा थी, तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार दरबारी सभा जो ब्राह्मणों का है वो बनाता था, और लोगों में वो व्यवहारिक स्तर पर प्रचलित था। आज गांव के एक आम आदमी को कई बातें पता होती कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, फलाना समय ये करो ना करो, ये व्यवहारिक स्तर पर प्रचलित थी ये बातें। इसमें न्याय व्यवस्था पूरी तरह से विकेंद्रित थी। जी हाँ, सामान्यतः पारिवारिक यदि कुछ समस्याएं हैं तो परिवार में ही छूटती हाँ, वो हर लेवल में छूटते थे। गाँव की परिवार में ही छूटती थी, पर गाँव में इतनी समस्या है तो गाँव के पक्ष है। ऊपर की लेवल में बहुत आगे कम। जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जितना न्याय का केंद्र जितना दूर जाता है उतनी अन्याय की संभावनाएं बढ़ती है। बहुत बढ़ती है। जितनी स्टेजेस बढ़ती है उतनी अन्याय की संभावनाएं अधिक बढ़ती है। ये वकील सिस्टम तो इतनी घटिया है, 100% वकील अनैतिक धंधा करते हैं, 100%, क्योंकि सब वकील सत्य को झूठ को सत्य बनाने के लिए। वो असल में पुस्तक मैंने देखा था वकीलों के विषय में, कई वाक्य है। एक पूरा आर्म्ड जो राबरी है ना, जो राबर्स की वो गैंग है, ऐसे कई गैंगों से बड़ा एक अकेला वकील है। इस प्रकार की कई बातें हैं, वो ठीक है ना। उसमें व्यावसायिक जो ऐसे अपराध होते थे तो हर एक जाति की अपनी जाति पंचायत हुआ करती। वो ये भी था कि अपीलेट में जब जाते थे ना, नीचे वाला गलत निर्णय दिया है तो उसको भी जो है ना पूरा ठुकाई होती थी। सबसे अंत में राजा के पास जाता है, यानी जो सामान्य रूप से नीचे लेवल में जो सुलझ नहीं पाए, उनकी बस की नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे, वो राजा के पास जाते थे, चुने हुए। अपीलेट सामान्य रूप से नहीं होता था। जहाँ राजा भी संभव में पड़ जाता था तो धर्म सभा होती, वो उसका निर्णय करती है। व्यवहार अध्ययन में कुछ इस प्रकार का वर्णन वकील से संबंधित थोड़ा वहाँ प्रतीत होता है कि वकील। अब याज्ञवल्क्य स्मृति मैंने तो पढ़ा नहीं, मनुस्मृति में तो ऐसा नहीं आता है, और रामायण या महाभारत या और कई जो है ना अपने इतिहास में ऐसा मिलता नहीं है। अब किसी समय में आवश्यकता के अनुसार तात्कालिक व्यवस्थाएं होंगी, पर व्यापक रूप में ऐसा नहीं है। और कम से कम वो वकील जो होगा वहाँ ऐसे तो होगा नहीं बिल्कुल भी। तो न्यायाधीश का ही काम है पता करना, वो स्वयं ही करता था। यदि कोई विशेष हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे का क्रम टूटने बहुत टाइम कम हो जाएगा। आज कुछ केसेस निकलते हैं कि कुछ लीगल नहीं है लेकिन एथिकल है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते थे और अगर होते थे एड्रेस के भाई दोनों अलग नहीं थे, लीगल एथिकल अलग नहीं थे, दोनों एक ही थे, इससे प्रॉब्लम ही नहीं था। इंश्योर कैसे करते थे मतलब वो, क्योंकि लीगल सिस्टम्स तो पहले बना, तो ब्राह्मणों ने पहले बना दिया, तो अगर कुछ केस निकला कि वो लगे कि ये सही है लेकिन इसके खिलाफ जा रहा है, वो जहाँ संकट आता है ना, वो हायर लेवल में अंत में राज्यसभा में जो धर्मारी सभा बैठी थी ब्राह्मणों की, राजा की भी बस की नहीं थी, तो ब्राह्मणों की सभा बैठ के निर्णय करती थी, जो वहाँ की भी संभव नहीं था। तो इतने एक आध केस तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, जिसको कोई संभाल ही नहीं सकता, क्या होगा। बाकी वो हायर वहाँ तक को जाता है, वहाँ कोई संकट हमसे बाद में भी ले सकते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पे आपने कई पॉइंट्स बताए जी, क्योंकि एक मुख्य क्रिटिसिज्म है जी, सनातन धर्म का, या हम लोगों को जिसे फेस करना पड़ता है जी, जो हमारे विरोधी पक्ष है। तो मैं एक तरह की वर्कशॉप भी है जी, आप समय निकालें, हमारे सेशंस रेगुलर हो जाए हमें। हाँ ये ठीक है। इस पर जो प्रश्न है बाद में करेंगे, पर्सनली भी करेंगे, पहले क्योंकि क्रम निकल जाएगा तो बहुत ज़्यादा होगा। एक आगे एक फेसबुक पेज या कुछ ऐसा क्रिएट भी करेंगे, लगातार हमारी चर्चा चलती रहे। कोई भी मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे, उस कम्युनिकेशन का आप सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर कोई क्वेश्चंस आएंगे मैं उत्तर दूंगा।
तो इसमें एक बहुत बड़ी भ्रांति आजकल जो प्राय ज़्यादा लोगों में प्रचलित है कि पहले के लोग जो थे बहुत अंतर्मुखी थे, बाहर की व्यवस्थाएं उनकी जो पद्धतियां उनसे ज़्यादा वो ज्ञान नहीं रखते थे। इस कारण से जब बाहर से आक्रमण होने लगा तो ये हार जाते थे। ऐसा कई बार तो आता है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है ये। रामायण महाभारत देखेंगे, रामायण में भी राम जी जब वहाँ गए, यानी एक प्रकार से अलग संस्कृति का व्यक्ति था, वाली भी और रावण भी, और उनके माया युद्ध होता था। या आर्य जो है ना धर्म युद्ध करते थे, और उस माया युद्ध को भी सामना करने का सामर्थ्य राम में था। राम में था तो ऊपर से नहीं टपका। राम अवतार हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक अलग बात। पर राम विधिवत प्रशिक्षण लिया है वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से, उसके बाद भी अनेक ऋषियों से। यहाँ ऋषि जो होते थे वो इतनी दूर से सोचते थे कि समस्या को बहुत दूर से रोकते थे। ऋषियों के आश्रम तो निर्माण करने वाले अब वो जो महर्षि भारद्वाज ने राम को वो हथियार दी है जो कहते हैं कि आप, मुझे पता है वशिष्ठ और विश्वामित्र ने तुम्हें बहुत हथियार दी है, बहुत आपको शस्त्रास्त्र विद्या दी है, पर वो पर्याप्त नहीं है रावण से लड़ने के लिए, मेरे ये भी चाहिए, वो भी दिया। और देखिए एक और विशेष बात आती है, राम कहता है बात बिल्कुल ठीक है आपकी, पर मैं तो हूँ क्षत्रिय, में दान नहीं देता। तब महर्षि भारद्वाज कहता है हर राजा में इंद्र का अंश है, और मुझे बाहर एक प्रकार से आने वाला संवाद का जो तात्पर्य निकलता है, उस राजा को टैक्स देना तो मेरा अधिकार में, टैक्स रूप में जो दान के रूप में मत दो। तब जाके राम उसको देता है। इसीलिए कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। अब उनके लिए बहुत आवश्यक था, उसके बाद भी उन्होंने धर्म का कहीं भंग नहीं किया। ठीक है, यानी वो जो है हम अपने शास्त्र जब देखते हैं, महाभारत में भी एक तो राशि याग से पहले जो है वो चीन को पार करके गया है। अब इंद्र से जब शस्त्रास्त्र लिया तो अमेरिका में जैसे वहाँ जो कल भी बताया था निवात कवच काल के और पौधों में राक्षसों को उन्होंने मारा था। और यानी शिक्षा पूरा होने के बाद एक विजय यात्रा में जाते हैं चारों भाई। वहाँ वर्णन आता है कि एक यवन राजा का सामना किया था अर्जुन ने, केवल भीम अकेला था साथ में और कोई बड़ी सेना नहीं थी, और उस राजा को हराया जिसको हराना पांडु के लिए भी संभव नहीं था। महाराजा पांडु ने भी जिसको हरा नहीं पाया उसको अर्जुन अकेले भीम के सहयोग से हरा के आया। यानी वो यवन देश भारत से बाहर भी वो जाकर वहां उनको अपने अधीन करके आने की यहाँ प्रवृत्ति थी। और दूसरी बात है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी की कुछ बात तो मैं बाद में बता दूंगा दोपहर बाद, पर इतना तो है टेक्नोलॉजी की जो मुख्य बातें हैं वो सबसे पहले भारत में विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए देखिए मिसाइल है, इतिहास में, आधुनिक इतिहास, प्राचीन में नहीं ले रहा हूँ, आधुनिक इतिहास में मिसाइल का सबसे पहला प्रयोग टीपू सुल्तान ने किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तब तक वेस्टर्न वर्ल्ड में मिसाइल कोई जानता भी नहीं था। बाकी अनेक टेक्नोलॉजी की बात तो बहुत कुछ विजय जी ने आपके सामने रखा भी है और आगे रखेंगे। जब अंग्रेज मिसाइल नहीं जानते थे तब यहाँ मिसाइल था, उसके बाद भी हम हारे हैं तो हारने का कारण कुछ और है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी की कमी या फिर बाहर की युद्ध नीतियों की जानकारी का अभाव इत्यादि कारण नहीं थे, कुछ कारण और थे जिसकी चर्चा में दोपहर बात करूंगा। मैं एक बार टैक्सेशन को लेकर जो है ना एक आपत्ति आ सकती है। आज तो एग्रीकल्चर बिल्कुल टैक्स मुक्त है और उस समय टैक्स होता था एग्रीकल्चर पे, और अनेक ऐसी चीज जो है आज टैक्स मुक्त है जो आज उन पे टैक्स है। तो समझना चाहिए कि पहले ये लूटने का क्रम नहीं था, ये मास प्रोडक्शन के नाम से लूटने का क्रम नहीं था। इस कारण से समाज का एक मुख्य जो टैक्स का अथवा अर्थ का सोर्स वो
यही एग्रीकल्चर आदि थे, इस पर टैक्स करना वो अनिवार्य था।